नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि रासायनिक जगत में किसी पदार्थ का अम्लीय गुण और क्षारीय गुण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हमें किसी पदार्थ का अम्लीय गुण और क्षारीय गुण को पता करना है तो इसके लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक पैमाना दिया था जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। दोस्तों, ये पीएच पैमाना कहाँ से आया? तो इसको कहाँ से लिया गया था? ये होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये जो पीएच फॉर्म लिखते हैं ना, याद रखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म बताइए, पीएच होता क्या है। तो ये याद रखिएगा, पीएच मतलब हाइड्रोजन पोटेंशियल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि हमें किसी पदार्थ की अम्लता पता करना है या क्षारकता पता करना है, तो यदि हमें उस हाइड्रोनियम आयन के या फिर H+ आयन की सांद्रता का मान पता हो तो उसके आधार पर हम उस पदार्थ के अम्लीय गुण या फिर क्षारीय गुण को बता सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है जैसे यहां पर हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर, और इसमें दिया हुआ है H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, तो इसका दिया है 4 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हाइड्रोनियम आयन का जो मान है उसी पर आपको ध्यान देना है। इनका जो सांद्रण दिया हुआ है उसी के आधार पर इसके अम्लीय गुण को बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको दो चीज बताऊंगा, एक उसकी सांद्रता के आधार पर और एक होता है पीएच मान, है ना। यहां पर मैं दो चीजें बता रहा हूं, इसको बहुत ही सावधानी से समझिएगा दोस्तों। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन सांद्रता या फिर H+ आयन सांद्रता और जो पीएच मान होता है ना, एक में मान को हम क्या बोलते हैं, घटते हुए बोलते हैं, और एक में मान को क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए बोलते हैं। यह कहा जाता है ना कि जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है वैसे वैसे उनकी क्षारकता बढ़ती जाती है। लेकिन H+ आयन सांद्रता की बात जब करते हैं, जैसे 4 × 10⁻³ है, ठीक है ये, और एक दिया है 4 × 10⁻5 है, ये -5। अब देखो इसमें और इसमें ये 10⁻- जो दिया हुआ है यहां पर भी, तो इसमें मान किसका बड़ा है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगा, बस ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए 10⁻³ है और यहां पर 10⁻5 है। अब याद रखिए दोस्तों, यदि ऋणात्मक घात होता है तो जो मान छोटा होता है उस मान को बड़ा मानते हैं। ये तो नियम है, गणित का नियम है। जैसे कोई संख्या है जिसमें हम 10⁻- लिखते हैं, यहां पर 10⁻10 लिखते हैं और यहां पर कोई 10⁻2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो निश्चित रूप से जिसका घात ऋणात्मक घात हो, भाई दोनों यदि ऋणात्मक घात है तो जिसका घात छोटा होता है वो संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करो 1/10 करो, और इसको क्या कर दो 1/10⁻², ऐसा करो, और इसको क्या करेंगे 1/10 करेंगे, और यहां पर ऐसा करेंगे। अर्थात यहां पर 1 को इतना से भाग देना है, इतना टुकड़ा करना है, और यहां पर 1 को इतना टुकड़ा करना है। कौन सा टुकड़ा ज्यादा छोटा होगा? ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, अर्थात मान किसका बड़ा हो जा रहा है, बड़ा टुकड़ा हमें किस में मिलेगा, भाग देंगे तो इसमें मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जब ऋणात्मक घात होता है तो ऋणात्मक घात में जो वैल्यू छोटा है उसका मान बड़ा प्राप्त होता है। अब ध्यान दो, यहां पर 10⁻³ है और यहां पर 10⁻5 है। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोनियम आयन सांद्रता में जिसका मान जितना अधिक होगा वो उतना अम्लीय होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? निश्चित रूप से ये वाला ज्यादा है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन सांद्रता में जिसका मान अधिक होगा वो अधिक अम्लीय होता है, और जिसका मान कम होता है वो क्या होता है, कम अम्लीय होता है, ठीक है। तो याद रखिए, इसको पूरा क्लियर करूंगा भी, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये। तो आइए इसको हम आगे एक उदाहरण के माध्यम से, और हम जल के जो वियोजन है उसके आधार पर इसको हम परिभाषित करेंगे कि पीएच मान होता क्या है। तो आइए दोस्तों, पीएच मान को हम परिभाषित करने के लिए जल से प्रारंभ करते हैं। जी हां, शुद्ध जल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है दोस्तों।
आइए दोस्तों देखते हैं। अब हम ये तो जानते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल का वियोजन बहुत ही कम होता है। ये आपको बताया भी गया है कि 550 मिलियन अणुओं में से केवल एक अणु ही क्या होता है, वियोजित होता है। ठीक है, इतने अणुओं में, जल के इतने अणुओं में 550 मिलियन अणुओं में केवल एक अणु वियोजित हो पाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम पीएच वैल्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि 550 मिलियन अणुओं में से केवल एक अणु ही क्या हो पाता है, वियोजित हो पाता है। कब? यदि जल क्या हो, शुद्ध हो तो। अब ध्यान दीजिए, यदि इसमें हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो क्या होगा, ये तो आपको हमेशा मैंने बताया भी था, इनको आप हमेशा याद रखिए करके। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, के बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा H प्लस आयन, और यहाँ पर हो जाएगा OH माइनस आयन, और नीचे में आ जाएगा H2O। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये शुद्ध जल है तो इसमें 550 मिलियन में इतने अणुओं में केवल एक अणु ही वियोजित हो रहा है, तो इस मान को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है, हम ये मान सकते हैं कि H2 के सांद्रण में हम क्या मान सकते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब इसके सांद्रण को हम क्या मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। जब इसका मान स्थिर है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं और आपको बहुत आसानी से समझ भी आएगा दोस्तों, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। अब आपको पता है कि इस मान को क्या कहा गया है, स्थिर कहा गया है। तो इसका मतलब चूंकि ये जल है तो इस जगह हम इसको ऐसा लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक सूत्र के रूप में प्राप्त हो जाता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में। अब ये जो है वो क्या कहलाता है, Kw, इसको हम बोलते हैं स्थिरांक, जिसको हम आयनिक गुणनफल भी कहेंगे। दोस्तों कई बार आपको पूछा जाता है कि आयनिक गुणनफल क्या है, तो ये आयनिक गुणनफल ही होता है। और इसका मान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसका मान ही यदि आपको याद है तो इसी के आधार पर आप पीएच मान को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो याद रखिए, ये जो Kw का जो मान होता है, ये सामान्य टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर किसको बोला जाता है, हमेशा याद रखिए 25 अंश जो सेंटीग्रेड होता है वो सामान्य टेम्परेचर होता है। और इस सामान्य टेम्परेचर पर ही इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 गुणित 10 का घात माइनस 14। तो इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। तो इसका मतलब इसी मान को, ये किसका मान है, ये है Kw का मान है। ठीक है, तो यदि हम Kw का मान यहां पर रखें तो हमको इस प्रकार का एक सूत्र प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर 1 गुणित 10 का घात माइनस 14। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसी सूत्र के आधार पर आगे चल के पीएच मान को परिभाषित करना है। तो इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर ध्यान दीजिए H प्लस आयन सांद्रण और OH माइनस आयन सांद्रण दोनों समान मात्रा में ही होता है। तो क्या इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इनका मान और इनका मान ये दोनों का ही वैल्यू है, और चूंकि इन दोनों का मान मतलब दोनों आयनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यदि इसको ऐसा लिखा जाए H प्लस आयन बराबर, यहां पर लिखा जाए OH माइनस आयन सांद्रण बराबर, तो चूंकि इनको दो भाग में डिवाइड करना है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10 का घात माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि ये सूत्र आपको याद है तो यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच वैल्यू को क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहां से हमें पीएच मान बताना है। तो आइए दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिए, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पीएच मान को बताएंगे। इसको याद रख लीजिएगा, ये ग्राम आयन प्रति लीटर में होता है। ठीक है, अब आइए इसके आधार पर हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने जो सूत्र एक बनाया था उसके आधार पर हम यहां पर परिभाषित कर सकते हैं। ये देखिए H प्लस आयन जो है और OH आयन जो है, उनका जो मान है वो कितना होता है, 10 का घात माइनस 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। तो इसी के आधार पर आपको अम्ल और क्षार का परिभाषा बनाया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं
H प्लस आयन सांद्रण का मान जो है 10 का घात -7 से क्या हो, अधिक हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10 का घात -7 ग्राम आयन प्रति लीटर से यदि अधिक है तब वो क्या होगा, अम्ल होगा। इसको आप याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार यदि H प्लस आयन सांद्रण 10 का घात -7 ग्राम आयन प्रति लीटर, मतलब प्रति लीटर में आयनों की संख्या, इसको बोलने में यदि आपको दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर में आयनों की संख्या से है, तो ग्राम आयन प्रति लीटर से कम हो, 10 का घात माइनस से कम हो, 10 का घात -7 से कम हो, तब वो क्या होगा, क्षार होगा। तो इसी के आधार पर पीएच मान को अब परिभाषित करना है। दोस्तों अभी तक हमने पीएच मान को परिभाषित नहीं किया है। अब देखिए इसी के आधार पर हम पीएच मान को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी विलयन के H प्लस आयन सांद्रण दर्शाने के लिए हमें यहां पर 10 के घात में, है ना, 10 के घात पर ऋणात्मक वैल्यू लगाना पड़ता है, ऋणात्मक मान लगाना पड़ता है। तो उस ऋणात्मक मान को ही हम क्या कहेंगे, पीएच मान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हमें H प्लस सांद्रण लेना है, ये देखो आपको बहुत सरलता से समझ आएगा। यदि हमें H प्लस सांद्रण को लिखना है तो ये जो 10 का घात है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 का घात जो चढ़ाना पड़ता है वो भी ऋणात्मक घात, तो इस ऋणात्मक घात को ही पीएच कहते हैं। तो इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिभाषा स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा। H प्लस आयन सांद्रण में यदि इसको हम 10 के घात के रूप में लिखना चाहें तो यहां पर हमें ऋणात्मक घात लगाना पड़ता है। यहां पर मैंने उसको x के रूप में लिखा है, तो ये जो ऋणात्मक घात लगाया जाता है यही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इसका मतलब जब बोला जा रहा है कि ऋणात्मक घात जिसको पीएच बोलते हैं, तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, माइनस पीएच लिख दिया जाए डायरेक्ट इसको, तो यही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये देखिए, तो इस प्रकार हम H प्लस को परिभाषित कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10 का घात माइनस पीएच, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक परिभाषा तो यहीं से बना सकते हैं। तो इसका पहला परिभाषा बहुत सरल तरीका से बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं इसका परिभाषा कैसा होगा। किसी विलयन का जो पीएच मान होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का पीएच मान उस ऋणात्मक घात, ये देखो, उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। तो यहां पर कोई भी संख्यात्मक घात रहेगा, अभी तो नहीं है, लेकिन इसी के जगह हम संख्यात्मक घात तो रखेंगे। तो उस संख्यात्मक घात के बराबर होता है जिसे 10 पर लगाया जाता है, ठीक है, जिससे विलयन का H प्लस आयन सांद्रण कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पर मैं कुछ चीज लिखता हूं H प्लस आयन के रूप में ऐसा, और यहां पर लिखता हूं 10 का घात -3। तो यहां पर पीएच मान कितना आएगा, पीएच मान ध्यान दीजिए वो ऋणात्मक नहीं आएगा। पीएच मान ये देखो, इससे यदि आप इसको तुलना कर दोगे, अगर इसको हम तुलना करना चाहें तो पीएच भी ऋणात्मक है और x का वैल्यू भी ऋणात्मक है, तो पीएच का मान कितना आएगा डायरेक्ट, तो ऋणात्मक को तुलना नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसके जो मान है उसको तुलना करेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, पीएच बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसी प्रकार यदि यहां पर हमको कोई मान दिया हो, यहां पर देखिए, तो ये देखो यहां पर इनसे तुलना कर दो ना, तो पीएच का मान डायरेक्ट कितना आ गया, 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम पीएच मान को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि इन समीकरणों को मैं यहीं पे आपको पीएच मान को परिभाषित करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यदि इन्हीं समीकरण को यदि हम लॉग के रूप में लें तो हमारा पीएच वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। तो मान लिया जाए इस समीकरण को, ठीक है, दोनों एक ही है, तो इसको और इसको लेके हम क्या करते हैं, यदि इनको हम क्या करें, 10 के आधार पर लॉग लेने पर, तो इसी को यदि हम लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लॉग 10 के आधार बोला तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा H प्लस सांद्रण, और यहाँ पर भी लॉग लेना है, और यहाँ पर ही बोला गया है 10 के आधार पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पर 10 आएगा, और ये तो लॉग 10 पहले से है तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा PH, ठीक है, इसको बड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको जब हम हल करेंगे तो आपको लॉग का एक सूत्र पता होगा जो बहुत ही सरल तरीके से आपको याद होगा। आपको हमेशा छोटे क्लास में भी बताया जाता है, एक सूत्र होता है
यदि हमें x का मान निकालना है और यहाँ पर कोई मान दिया हुआ है log के रूप में, यहाँ पर इस प्रकार हो log a का घात n, तो जो घात होता है वो सामने आता है, तो इसका मान कैसे आएगा, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log a। तो मैं इस सूत्र की बात कर रहा था, तो इसी सूत्र को यहाँ पर लगाएं। तो देखो जो घात होता है वो सामने आता है। देखो इस सूत्र में देख लीजिए, n को हमने क्या कर दिया, सामने ला दिया। तो यहाँ पर देखिए इधर तो कोई घात नहीं है, इधर देखो 10 का घात माइनस ph है, तो ph चिन्ह सहित सामने आएगा। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा log 10h प्लस, और देखिए ये सामने आएगा तो ये हो जाएगा ऋण ph, और यहाँ पर log 10 का आधार 10 है। अब ये तो पता है कि log 10 इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर इस प्रकार का वैल्यू हो तो log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इतने का वैल्यू कितना आ गया, log 10 का मान 1 होता है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं log आधार 10, और यहाँ पर log 10 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये तो आपको हमेशा याद होगा कि log 10 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, रख दें, तो हमें डायरेक्ट pH मान मिल जाएगा। आइए इस मान को हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा log H प्लस और माइनस बराबर माइनस pH। तो दोस्तों इस प्रकार आप pH वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम किस प्रकार जमा के लिख सकते हैं, तो आइए इसको हम जमा के ऊपर में लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम इस प्रकार जमा के लिख सकते हैं। ये देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं pH बराबर माइनस log 10, ये हो जाएगा H प्लस सांद्रण। दोस्तों यहाँ पर आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको इसका सूत्र तो एक मिल गया, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी होता है H बराबर माइनस log 10, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आप इस प्रकार दोनों सूत्रों को लिख सकते हैं, और दोनों ही सूत्र जो है pH के लिए क्या है, परिभाषित होता है। तो यहां से आप इसको एक और परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, इसको आप इस रूप में लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का जो pH मान होता है उसके H प्लस आयन सांद्रण के साथ, उसके H प्लस आयन सांद्रण के साथ, इसमें सांद्रण के साथ 10 आधार पर लघुगणक होता है। लघुगणक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लाग को क्या बोला जाता है, इसको लघुगणक ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम pH स्केल को समझने का प्रयास करते हैं कि H प्लस आयन सांद्रण में तो हमने पढ़ लिया कि जिसका मान जो अधिक होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और जिसका मान जितना कम होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन pH का जो वैल्यू बताते हैं उसमें जस्ट उल्टा होता है। मतलब किसी का pH मान यदि 3 है और किसी का मान pH 5 है, pH मान 3 और pH मान 5 है, तो देखिए 3 क्या है, छोटा है, और 5 क्या है, बड़ा है। तो जिसका pH मान क्या होगा, अधिक होगा, वो कम अम्लीय होगा, और जिसका pH मान क्या हो, कम है, वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये देखा जाए, यदि किसी का मान क्या है, 8 है, और किसी का मान क्या है, 3 है, तो pH मान 3 है, वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और ये क्या होगा, ये तो अम्ल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तक क्या होगा, अम्लीय होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इसी को आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि pH स्केल क्या होता है। दोस्तों pH स्केल के बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जब तक बच्चे को pH स्केल दिखाया ना जाए तो वो कंफ्यूज रहता है, सर स्केल कैसे होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है जिसमें रीडिंग लिखा रहता है। ठीक है, उसके आधार पर pH स्केल को हम परिभाषित करते हैं, और किसी विलयन को हम केमिकल को उसमें डालते हैं, फिर उसके रंग के आधार पर हम बताते हैं कि ये pH स्केल होता है। तो आइए हम pH स्केल को जानने का तरीका के लिए एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे हमको समझ आ जाएगा कि इसका pH मान कितना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको pH मान के आधार पर या फिर H प्लस आयन सांद्रण के आधार पर उसके अम्लीय और क्षारीय गुण को बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये नीचे में जो लिखा है उसका pH मान होता है, और ऊपर में जो लिखा है उसका H प्लस सांद्रण होता है।
अब ध्यान दीजिए H+ सांद्रण के आधार पर तो हम pH मान निकालते हैं ना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 10 का घात -4 दिया है तो इसका pH मान कितना होगा। यहाँ से तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि H+ सांद्रण का मान 10 का घात -5 है तो उसका pH मान कितना होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिए यदि हमें pH मान निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लॉग, और यहाँ पर H+ सांद्रण का मान निकालते हैं ना। ठीक है, मैं यहाँ पर log 10 आधार नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो इसको हम किस रूप में निकालते हैं, H+ सांद्रण का मान यहाँ पे रखते हैं। तो जिसका भी मुझे pH मान निकालना हो, इनमें से किसी का भी निकालना हो, मान लीजिए इसी का निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, तो यहाँ पर रखूँगा मैं मान रख दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पर आप लोग 10 का आधार रख लेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार। अब हमने लॉग का नियम लगाया था तो उसके आधार पर ये क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ये देखो ऋण है और ये चिन्ह सहित सामने आता है तो ऋण का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका मान कितना आया, डायरेक्ट किसका इसका वैल्यू आ जाएगा, pH मान कितना आएगा, डायरेक्ट 5 ही तो आएगा ना, क्योंकि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो आपको स्पष्ट रूप से मान निकल के आ गया आपका कि जिसका सांद्रण दिया होता है उसके घात में जो चिन्ह सहित दिया होता है यदि उसके चिन्ह को हटा दे तो वही उसका क्या बनाता है, pH मान। जैसे देखो 10 का घात, यहाँ पर 10 का घात -10 दिया हुआ है तो इसका यदि मैं pH मान निकालना चाहूँ, यदि H+ सांद्रण का मान है ये, तो इसका pH मान कितना होगा, इसको देखो ऋण चिन्ह को हटा दो 10 ही होगा। तो देखो इसका pH मान 10। अब मैंने आपको बताया था कि H+ सांद्रण में जिसका मान जितना अधिक होता है वो उतना ही अम्लीय होता है, बताया था। अब ध्यान दो इस मान में और इस मान में, ठीक है, या और कोई भी मान में 10 का घात ऋण 1 बड़ा है कि 10 का घात ऋण 6 बड़ा है, निश्चित रूप से 10 का घात ऋण 1 बड़ा है। तो यही तो मैंने बताया था ना कि H+ सांद्रण में जिसका मान अधिक होता है या हाइड्रोनियम आयन में जिसका मान अधिक होता है वो क्या होता है, उतना ही अधिक अम्लीय होता है। आप देखो इन दोनों में कौन अधिक है, ये अधिक है तो ये क्या होगा, अम्लीय हुआ। अब इन दोनों में यदि हम तुलना करें तो इन दोनों में इसका मान अधिक है। ध्यान दीजिए ऋणात्मक घात है इसलिए जिसका मान छोटा होगा वो मान बड़ा होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये अधिक अम्लीय हुआ इसकी अपेक्षा। तो ये तो होगा हाइड्रोनियम आयन के आधार पर हम इसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन इसी वैल्यू को नीचे देखो, अब देखो इनसे ये अधिक है, इनसे ये अधिक है, इनसे ये अधिक है, उसी प्रकार ये अधिक है। लेकिन इसमें देखो इसमें तो जस्ट उल्टा हो रहा है। तो याद रखिए इसमें उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक घात चढ़ा हुआ है। लेकिन जब pH मान लेते हैं, इसी का pH मान देखो ऋणात्मक घात को निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें ऋणात्मक घात है उसको क्या कर देंगे केवल 2, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है pH मान जितना कम होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी विलयन का pH मान जितना कम होता है वो उतना ही अम्लीय होता है। ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर 1 है pH मान तो वो अधिक अम्लीय होगा, यहाँ पर pH मान कितना है 5 है तो वो क्या होगा, कम अम्लीय होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्षारीय गुण को ही बता सकते हैं। देखो pH मान अगर 9 है और क्या है 12 है, अब बताओ कौन अधिक अम्लीय होगा और क्षारीय होगा। तो यहां पर जिसका मान क्या है, अधिक है, वो उतना ही क्या होगा, वो उतना ही अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिसका pH मान 7 से कम है वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, तो इसके आधार पर हम अम्लीय और क्षारीय गुण को बता सकते हैं। एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा कि अम्लीय और क्षारीय गुण बताने के लिए अक्सर पूछा जाता है pH मान के आधार पर आपको अम्लीय और क्षारीय गुण को बताना है। तो ध्यान दीजिए उदासीन किसको बोलते हैं, जिसका pH मान 7 हो, 7 के बराबर हो, वो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। जिसका pH मान 7 से कम है वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। वो तो यहाँ से दिख भी रहा है। तो इस प्रकार आप अम्लीय और क्षारीय गुण को बहुत ही सरलता से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।